सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर सभी हमारे साथ जुड़ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। फिर से हमारी क्लास आज सुबह 10 बजे शुरू हो चुकी है, जो कि रोज़ होती है। आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे चैनल पर आपको और भी क्लासेस कराई जा रही हैं, आप उनको भी लेते रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 12 वर्ष के हल प्रश्न पत्र हम आपको दे रहे हैं, आप लोग उनको भी ज़रूर करिएगा, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा महात्मा गांधी ने निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महात्मा गांधी के जो भी आंदोलन है उनको दिया गया है, उनको क्या करना है, हमें सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, जो सबसे पहले हुआ उसको सबसे पहले, जो सबसे बाद में हुआ उसको सबसे बाद में। ठीक है, तो हम सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन से आंदोलन कब हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? चंपारण आंदोलन। वो कब हुआ था? 1917 को, 1917 ईस्वी को। दूसरा आंदोलन कौन सा हुआ? अहमदाबाद आंदोलन, जो कि हुआ था 1918 को, 1918 ईस्वी को। तीसरा आंदोलन हुआ था हमारा खेड़ा आंदोलन, वो भी हुआ था 1918 ईस्वी को। कब हुआ था? 1918 ईस्वी को। और चौथा आंदोलन हमारा हुआ था असहयोग आंदोलन, वो हुआ था 1920 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो ऐसे ही क्रम में हमें लगाना है। सबसे पहले चंपारण 1917, दूसरा हो जाएगा हमारा अहमदाबाद आंदोलन 1918, तीसरा हो जाएगा हमारा खेड़ा आंदोलन 1918 और चौथा हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1920। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर असहयोग। ठीक है, तो आप लोग को डेट्स भी बता दी हैं, आप लोग वो भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, सीक्वेंस भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर डेट याद होंगी तो सीक्वेंस अपने आप लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन भारत में संगम क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा तमिल कवियों का संघ या मंडल, बी हो जाएगा तमिल राजाओं की दरबारी कवि, सी हो जाएगा तमिल बस्ती और डी हो जाएगा महापाषाण कब्रें। तो क्या था प्राचीन भारत में संगम क्या था? संगम क्या था? तो इसमें ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या था? तमिल कवियों के संघ को क्या कहता? संगम या मंडल कहा जाता था। तमिल कवियों के संघ को, मंडली को क्या कहा जाता था? संगम या मंडल कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था। साबरमती जो आश्रम था उसका वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गांधी आश्रम, बी हो जाएगा सत्याग्रह आश्रम, सी हो जाएगा फिनिक्स फार्म और डी हो जाएगा दांडी आश्रम। ठीक है, तो ये पूछा गया है साबरमती जो आश्रम था उसका नाम क्या था, उसका वास्तविक नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद कब लौटे थे? 25 मई 1915 को, 25 मई 1915 को, 25 मई 1915 को अहमदाबाद से लौटे थे। ठीक है, तो सत्याग्रह तब इन्होंने क्या की थी? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। ठीक, तो उसी को क्या कहा गया? साबरमती आश्रम कहा गया। उसी को क्या कहा गया? साबरमती आश्रम कहा गया। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 मई 1915 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 में पूछा गया है 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में थी। जिन्ना की भूमिका जो थी भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय क्या थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए हो जाएगा अलगाववादी, बी हो जाएगा चरमपंथी, सी हो जाएगा राष्ट्रवादी और डी हो जाएगा राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। तो क्या था इसका ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल कैसी सही हो जाएगा। क्या थी उसकी भूमिका? राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 5 में हमसे पूछा गया है दलित अधिकारियों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से कौन उसमें से एक नहीं थी?
मतलब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रिकाएं थी उनमें से इनमें से कौन सी नहीं थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मूक न्याय, बी हो जाएगा बहिष्कृत भारत, सी हो जाएगा बहिष्कृत समाज और डी हो जाएगा इक्वालिटी जनता। तो ऑप्शन जो है हमारा सी मतलब सही हो जाएगा, मतलब सी गलत हो जाएगा। ये नहीं थी तो गलत ही हमसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बहिष्कृत जो थी वो नहीं थी। बहिष्कृत समाज क्या थी? डॉक्टर अंबेडकर की जो थी पत्रिका नहीं थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 6 में पूछा गया है, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा 26 जनवरी 1946 को, बी हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, सी हो जाएगा 31 दिसंबर 1947 को, डी हो जाएगा 30 जून 1948 को। ठीक है, तो क्या था क्या किया गया था? ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? तो क्या होगा, ये कब की घोषणा की गई थी? 30 जून 1948। 30 जून 1948 से पहले क्या होगा, भारत जो है पूर्ण स्वशासन घोषणा कर दी जाएगी, ये बोला गया था। और कब बोला गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बोला गया था कि 30 जून 1948 से पहले क्या कर दिया जाएगा? भारत को पूर्ण स्वशासन घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 30 जून 1948 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिख नहीं रहा है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन है हमारा, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा कनिष्क, बी हो जाएगा हर्षवर्धन, सी हो जाएगा अशोक, डी हो जाएगा फाहियान। तो भारतीयों के लिए जो है सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने किया था? कनिष्क ने। कुषाण के शासक में कनिष्क ने भारतीयों के लिए क्या किया था? सिल्क मार्ग तैयार किया था, मतलब सिल्क मार्ग आरंभ किया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 9 में हमसे पूछा गया है, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, ऊपर हम कई क्वेश्चनों में कर चुके हैं। ये पूछ रहा है कि जो 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रधानमंत्री, बी हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, सी हो जाएगा राष्ट्रपति, डी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो ये क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं, सभी को याद भी हो गया होगा कि 12 सदस्यों का मनोनीत कौन करता था? राष्ट्रपति करता था। ठीक है, अब इसका प्रावधान नहीं है, लेकिन इसको करता कौन था? सॉरी, इसका तो प्रावधान है, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। ठीक है, एंग्लो इंडियन का नहीं होता। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 10 में पूछा गया है, भारत के संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य को, बी हो जाएगा केंद्र को, सी हो जाएगा ए और बी दोनों को, डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि संविधान में जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दी गई हैं? केंद्र को दी गई हैं। ठीक है, केंद्र को दी गई हैं। किसको दी गई? केंद्र को दी गई हैं। अब अपशिष्ट शक्तियाँ होती क्या हैं? अपशिष्ट विषय कौन से होते हैं? तो अपशिष्ट विषय वो होते हैं जो संघ सूची, राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते, जिनको अलग से रखा जाता है। उनकी जो वही होते हैं क्या? अपशिष्ट विषय कहलाते हैं। जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट विषय कहलाते हैं। ठीक है, तो वो शक्तियाँ किसको दी गई हैं? केंद्र सरकार को दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? मतलब ऐसा कौन सा विषय है जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5वें, बी हो जाएगा 9वें, सी हो जाएगा 42वें और डी हो जाएगा 44वें। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से? 42वें। और ये कब हुआ था? 1976। कब हुआ था? 1976 को। क्या किया गया था इसके तहत? क्या किया गया था? शिक्षा, वन, नापतौल, ठीक, वन जीव संरक्षण, ऐसे कई विषयों को उठाकर क्या किया गया? राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में
जोड़ दिया गया। ठीक, कौन कौन से? वन, शिक्षा, नापतोल, वन्यजीव संरक्षण, ऐसे कई विषय थे जिनको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से। और कब हुआ था ये? 1976 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में पूछा गया है हमसे, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा एक स्वैच्छिक संघ, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा एक परिसंघ, ऑप्शन सी हो जाएगा राज्यों का समूह, ऑप्शन डी हो जाएगा एक संघ। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि भारत संविधान है, जो भारतीय संविधान है वो भारत को क्या घोषित करता है? तो ऑप्शन ए वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या घोषित करता है? राज्यों का एक समूह। ठीक है, राज्यों का एक समूह। ठीक है, जहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? संघीय व्यवस्था पाई जाती है, एकात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया जाता है। ठीक है, संघीय व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए क्या कहा गया इसको? राज्यों का समूह। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी को लेकर 2 क्लासेस कराई हैं, आप लोग उनको भी ज़रूर लीजिएगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा उन क्लासों को लेकर, और बहुत अच्छे से आपको रिवाइज भी हो जाएगी। ठीक है, उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, बी हो जाएगा निर्वाचन आयोग, सी हो जाएगा संसद, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत? 71 के तहत। ठीक है, 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो भी चुनाव संबंधी निपटारे होंगे वो केवल कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, 71 के तहत करेगा। ठीक है, चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे उपराष्ट्रपति का हो। ठीक है, करेगा कौन? केवल सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1971 में, बी हो जाएगा 1967 में, सी हो जाएगा 1972 में, डी हो जाएगा 1968 में। तो पहला जो लोकपाल विधेयक था वो कब पारित किया गया था? 1968 को, यानी कि ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये किसके शासनकाल में किया गया था? इंदिरा गांधी के। ठीक है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये बिल पारित किया गया था। ठीक है, इस बिल को प्रस्तुत किया गया था 1968 में। इस टाइम कौन थे? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसको पारित किया गया था। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकपाल बिल को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। 15 में बोला गया है, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है। ऑप्शन ए हो जाएगा शक्तियों का विभाजन, बी हो जाएगा अंकुश एवं संतुलन, सी हो जाएगा विधायिका एवं कार्यपालिका की घनिष्ठ संबंध, और डी हो जाएगा न्यायपालिका का कार्यपालिका से नियंत्रण। न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि संसदीय जो प्रणाली है वो किस पर आधारित है? विधायिका एवं कार्यपालिका की घनिष्ठता पर आधारित है, मतलब संतुलन पर आधारित है, दोनों के संबंधों पर आधारित है। ठीक है, ठीक है, संसदीय प्रणाली किस पर आधारित है? दोनों के संबंधों पर, दोनों के संतुलन पर आधारित है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है हमसे, भारत की संसद में शून्य काल शुरू होता है, मतलब शून्यकाल कब से शुरू होता है? ठीक है, ये पूछा गया हमारा। तो ऑप्शन हो जाएगा बैठक के पहले 1 घंटे में, बी हो जाएगा बैठक के अंतिम घंटे में, सी हो जाएगा दोपहर 12 बजे से, डी हो जाएगा किसी भी समय। ठीक है, तो शून्यकाल होता क्या है? शून्यकाल वो होता है जिसमें जैसे वैसे तो हम क्या करते हैं, पहले हमें सूचना देनी होती है या फिर अपना प्रश्न देना होता है, उसके बाद ही हम पूछ सकते हैं। लेकिन शून्यकाल में क्या होता है? शून्यकाल में ऐसा कुछ नहीं होता है। शून्यकाल में जो आपके दिमाग में तत्काल प्रश्न आते हैं वो आप पूछ सकते हैं, मतलब बिना किसी सूचना के हम प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? हम शून्यकाल कहते हैं। और जो कि कब से शुरू होता है? 12 बजे से शुरू हो जाता है। शून्यकाल कब से शुरू होता है? 12 बजे से शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि शून्यकाल कब से शुरू हो जाता है? 12 बजे से शुरू हो जाता है। 12 बजे के बाद हम अपने वो प्रश्न पूछ सकते हैं जो कि हमारे दिमाग में तुरंत आ रहे हैं। जैसे कुछ प्रश्न होते हैं जो हमें वहीं बैठ
क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया अनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रंजकहीनता, बी हो जाएगा RH फैक्टर, सी हो जाएगा रंगांधी और डी हो जाएगा अधिरक्त स्राव। तो अनुवांशिकी में कौन ज़्यादा प्रभावी होता है, तो RH फैक्टर। ठीक है, RH फैक्टर ज़्यादा प्रभावी होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, अनुवांशिकी में क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है और जो कि लाल रक्त कण की सतह पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है, लाल रक्त कण की सतह पर पाया जाता है। और ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो अनुवांशिकी में बहुत प्रभावी होता है, प्रभावी तत्व होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है मनुष्य के फेफड़ों में कितने खंड पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 3, सी हो जाएगा 4, डी हो जाएगा 5। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने खंड पाए जाते हैं, 5 खंड पाए जाते हैं। ठीक है, 3 खंड जो होते हैं वो दाएं फेफड़ों में पाए जाते हैं, 3 खंड दाएं और 2 खंड बाएं, मतलब 2 खंड बाईं तरफ पाए जाते हैं और 3 खंड दाईं तरफ। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। कुल 5 खंड पाए जाते हैं हमारे फेफड़ों में, मतलब मनुष्य के फेफड़ों में, और 3 खंड दाईं तरफ पाए जाते हैं, 2 खंड बाईं तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है, 19 में पूछा गया है हमसे पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, मतलब ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कबूतर, बी हो जाएगा तोता, सी हो जाएगा गिद्ध, डी हो जाएगा गौरैया। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन, गौरैया जो है वो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। ठीक है, इस प्रकार की विशेषताएं किसमें पाई जाती है, गौरैया में पाई जाती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। 20 में हमसे पूछा गया निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा एंटीजन, बी हो जाएगा एंटीबॉडी, सी हो जाएगा एंजाइम और डी हो जाएगा हार्मोन। तो क्या होता है, एंटीबॉडी होता है जो हमारे शरीर में क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, किसी भी संक्रामक या फिर किसी भी संक्रामक रोग को प्रवेश करने से रोकता है या फिर उससे लड़ने की क्षमता का निर्माण करता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी हो जाएगा हमारा। ठीक है, किसका निर्माण करता है, प्रतिरोधक क्षमता का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 21 में पूछा गया हमसे निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा विषाणु, बी हो जाएगा जीवाणु, सी हो जाएगा फफूंदी, डी हो जाएगा फीताकृमि। तो पूछा गया किसके द्वारा स्वाइन फ्लू फैलता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विषाणु के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है। और इस विषाणु का जो नाम है वो क्या है, HINI। ठीक, इससे फैलता है, ये क्या फैलता है, स्वाइन फ्लू। ठीक, क्या फैलता है, स्वाइन फ्लू। ठीक है, विषाणु के माध्यम से फैलता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया है प्रोटीन का मुख्य तत्व है। ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन, बी हो जाएगा नाइट्रोजन, सी हो जाएगा ऑक्सीजन, डी हो जाएगा कार्बन। तो पूछा गया हमसे कि जो प्रोटीन है वो मुख्यतः जो है उसका तत्व क्या है, मुख्यतः किससे प्राप्त होती है। तो क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन। वैसे तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही होते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन दिया तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होती है, प्रोटीन जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित होती है। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या मुख्यतः क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। अन्य भी कई मतलब मुख्य तत्व अन्य भी कई तत्व पाए जाते हैं जो इतनी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 23 में हमसे पूछा गया है निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा रेत, बी हो जाएगा पानी, सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और डी हो जाएगा हमारा लकड़ी का बुरादा। ठीक, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम पेट्रोल जनित आग को बुझा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किससे बुझाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। पेट्रोल जनित आग को किससे बुझाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि क्या होता है, पेट्रोल पानी से हल्का होता है। ठीक है, पेट्रोल क्या होता है, पानी से हल्का होता है और क्या होता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है। ठीक, पेट्रोल जो होता है पानी के ऊपर तैरने लगता है। इसी कारण क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से इसको बुझाया जा सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है
वो आसपास की ऑक्सीजन को समाप्त कर देता है। ठीक है, जो आसपास जो भी ऑक्सीजन होती है उसको क्या करता है, समाप्त कर देता है। इसी कारण के ये क्या होता है, पेट्रोल पानी से हल्का होता है और वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। इसी कारण क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। 24 में हमसे पूछा गया है, फल पकाने का हार्मोन है। फल पकाने का हार्मोन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इथाइलिन, बी हो जाएगा ऑक्सीसन, सी हो जाएगा हमारा काइनेटिन और डी हो जाएगा हमारा ये सभी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा फल पकाए जाते हैं? इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन का प्रयोग करके क्या करते हैं, इस फलों को हम अपने पकाते हैं। ठीक है, फलों को पकाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। 25 में हमसे पूछा गया, सूरजमुखी पौधे के बीजों में होता है। सूरजमुखी पौधे के बीजों में क्या पाया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा झारोद, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा तेल, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डाइज और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्रिस्टल। तो मतलब सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन जो है हमारा वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है। हम लोग सूरजमुखी के तेल से खाना भी बना लेते हैं ना, सूरजमुखी के तेल से, तो क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम सुबह 10 बजे। रोज़ की तरह हम रोज़ सुबह 10 बजे ही मिलते हैं। तो कल फिर मिलेंगे हम रोज़ अपनी सुबह 10 बजे अपनी क्लास में। अन्य क्लासेस को आप लेते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।